वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 एनसीईआरटी हिंदी का तीसरा पार्ट, हिमालय की बेटियां। लेखक ने जब तक गंगा, यमुना, सतलुज जैसी नदियों को मैदानी भागों में ही देखा था, वह उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव रखता था। इन नदियों की धारा उसे माँ, मौसी, नानी, गोद सी सुखद लगती थी। तो आइए इस हिमालय की बेटियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधों पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते रहना, हंसते जाना, इनकी यह भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यहाँ पर जो है लेखक ने नदियों का वर्णन किया है और वह उन्हें अपनी नानी, मामी और नानी आदि की तरह उनकी गोद में, मौसी, इनकी तरह जो है अपने को उनकी गोद में सुखद महसूस करने लगते हैं। यह यहाँ पर इन्होंने बताया है। और वे दुबली पतली, कमज़ोर सी दिखने वाली नदियाँ हैं जो मैदानों में इतना विशाल रूप ले लेती हैं। जो हिमालय से निकलती हैं तो दुबली पतली सी लगती हैं, लेकिन जब वही नदियाँ मैदानों में आ जाती हैं तो वह अपना विशाल रूप यानी कि बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती हैं और खिलखिला कर हंसने लगती है। यही भाव, उल्लास उनके कहाँ गायब हो जाते हैं मैदानों में जाकर, यह वह बता रहे हैं। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर इन्हें अपने पिता का प्यार, विराट प्रेम पाकर भी, मतलब हिमालय जो है वह नदियों के पिता माने गए हैं और उनका विराट यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार उनको मिला हुआ है। इससे भी अगर उनका हृदय तृप्त नहीं हुआ है तो अब कौन ऐसा होगा जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियों, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों, बंधुर अत्यधिकाएँ, सब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए इतना सुर धुनता होगा। यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है। जैसे ही ये आगे बढ़ती हैं, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियों में, उपत्यकाओं में, इधर उधर जब वह पहुँच जाती हैं तो उन्हें जो है उपत्यकाएँ या कि गुफाओं में जैसे वो पहुँच जाती हैं, इधर उधर पहुँच जाती हैं, तो वह अपना जो है खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार के पेड़, चीड़, सारो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपनी बीती हुई बातें याद करने का मौका मिल जाता है।
कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो हिमालय के पास एक मौन के सिवाय और कुछ नहीं रखा हुआ है, यह बताते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल जिसे कुंभा भी बोला जाता है, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही, जिन नदियों के नाम को सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल जिसको कुंभा भी बोला जाता है, कपिसा, गंगा, ये सारे नाम जो है अपने आप ही हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। हिमालय से जो बर्फ पिघलती रहती है उसकी बूंद बूंद से न जाने कब इकट्ठा होकर के यह महानदी का रूप धारण कर लिया है। इन्होंने समुद्र का रूप धारण करके वह प्रवाहित होती हैं, अर्थात बहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यहाँ पर बताया गया है कि वह हिमालय राज पर्वत कितना भाग्यशाली है जिन्हें इनकी दो बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अब यहाँ पर जो है इन नदियों का ऐसा सुंदर मनोहारी प्राकृतिक दृश्य का ऐसा सुंदर मनोहारी वर्णन किया है। और हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वह हिमालय की बेटियाँ उनको बताया गया है और उनका बचपन से लेके बड़े होने तक का वर्णन यहाँ पर किया गया है। हिमालय की गोद में खेलती हुई नदियाँ, अपने माँ बाप की गोद में नंगे धड़ंगे होकर के खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लुभावना लगता है। जब समुद्र में हिमालय से जब नदी निकलती है वह बहुत मन को लुभाने वाली प्रतीत होती है और हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। क्या कहते हैं, हिमालय को उनका ससुर और समुद्र को दामाद कहा जाता है। यहाँ पर जो है कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास के जो विरही थे यक्ष नाम के जो मेघदूत से कहा था कि बेतावी नदी को प्रेम का प्रतिपादन देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी जो तुम्हें प्रेम करने वाली है तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यहाँ पर जो है नदियों की प्रशंसा कालिदास ने भी की है, ये बताया गया है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा कि वह उनकी तारीफ करने के बगैर
नहीं रह सकता। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर जो थे, उन्होंने जो है काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता का रूप दिया, क्योंकि वे सर्वस्व कल्याणकारी होती हैं। वह क्या होती हैं? सर्वस्व कल्याणकारी होती हैं। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? पहले हम उनको बेटियां मान लें। कुछ कवियों ने इन्हें प्रेयसी, प्रेमिका माना है और कितने ही कवियों ने इन्हें बहन का स्थान भी दिया है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? कोई इसे अपनी प्रेमिका मानता है। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम अब इसके साथ जोड़ सकते हैं, वह है बहन का। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी जो हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है। जब वह तिब्बत गए थे तो मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। वह लेखक बताते हैं कि जब वह स्वयं एक बार तिब्बत की यात्रा में गए थे तो उनको भी वहाँ पर थोड़ा सा अपने को अस्वस्थ महसूस हुआ जब वह आए नदी के तट पर, और वहाँ पर उन्होंने अपने जो पैर थे उनको पानी में डुबाया और उन्हें कुछ अच्छा महसूस लगने लगा। फिर वह गुनगुनाने लगे, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, दुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। उन्होंने यहाँ पर सतलुज नदी को बहन बोला है और हिमालय को जो है उनके पिता के रूप में बताया है। और प्रकृति में जब हिमालय से नदियाँ बहती हैं तो उनकी अनुपम अनोखी छटा का वर्णन उन्होंने किया है। यह चैप्टर था आपका हिमालय की बेटियाँ। हिमालय की बेटियाँ कितनी हैं? बहुत सारी हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसके प्रश्न उत्तर और शब्द अर्थ आप लोगों को करने हैं और इसके प्रश्न उत्तर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग उसकी लिंक को खोलिएगा और अपने प्रश्न उत्तर कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन आप लोग शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आप लोग इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।